हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 हिंदी में। हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर है 15, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। यहाँ तक कि हमने 14 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो आप देख लीजिए उन वीडियो को भी, उनसे आपका सारा कॉन्सेप्ट आगे वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर है 15, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तूफान का आना, भूकंप, तड़ित, वर्षा, विनाशकारी परिघटनाएं होती हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं क्या हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इसका हम परिचय देख लेते हैं। परिचय हमारा क्या है। इस पाठ में हमें दो विनाशकारी परिघटनाओं, तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करें। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विनाशकारी जो दो परिघटनाएं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो तड़ित है तथा और भूकंप, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम तड़ित के बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत के क्या इसमें दिया है, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। कभी कभी क्या होता है कि जब विद्युत तार खंभों के ढीले हो जाते हैं तो उनमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। आप सभी ने देखा होगा। ये परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। ये परिघटना कब हो जाती है, जब बहुत अधिक पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं और तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट पर प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। आपने अपने सॉकेट जो लगे हुए उस पे क्या है, कभी कभी आपने चिंगारियां निकलते हुए देखी होंगी। तड़ित भी एक विद्युत चिंगारी ही है। तड़ित क्या है, एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही होती है। प्राचीन काल में, जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में लोग चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। प्राचीन काल में क्या था, लोग जो चिंगारियां निकलती थी उसके बारे में नहीं समझते थे, कि नहीं जानते थे कि इसका रीज़न क्या है, क्यों चिंगारियां निकल रही हैं। अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध का कारण ये हुआ है। वो क्या सोचते थे कि ये चिंगारियां जो निकल रही हैं, भगवान क्रोधित है, भगवान गुस्से में, इसी की वजह से चिंगारियां निकल रही। प्राचीन काल के लोग जो, अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होता है। अब क्या हम जान गए, जब बादलों में आवेश इकट्ठा होता है तो क्या उससे तड़ित पैदा हो जाता है। जब बादलों में क्या होता है, आवेश इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तब उससे तड़ित पैदा हो जाता है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए। हमें क्या है, जो तड़ित होता है उससे डरना नहीं चाहिए, परंतु इस घातक चिंगारी से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें क्या है, इससे तड़ित से डरना नहीं चाहिए, इसके बचाव के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। चिंगारी जिनके विषय में यूनानी जानते थे, जो चिंगारियां पहले निकलती थी तो इनके बारे में खाली यूनानी लोग थे, वो जानते थे कि ये चिंगारियां निकलने का कारण क्या है। तो देख लेते हैं चिंगारियां जिनके विषय में यूनानियों लोग क्या थे, जानते थे, उन्हें पता था। 1600 ईस्वी से भी पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की रॉल को फार से रगड़ते हैं तो ये बलों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। क्या कर रहे थे, जो यूनानी लोग जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को क्या करते, फायर में रगड़ते हैं तो ये बलों जैसी हल्की
वस्तुओं को आकर्षित करती है। आपने ये देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं, आपने देखा होगा कि जब ऊनी तथा पॉलिस्टर के वस्त्रों को क्या करते हैं, उतारते हैं, तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। आपके बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आपको चटपट ध्वनि की चिंगारी, चटपट के साथ क्या चिंगारी तक देख सकते हैं। तब अंधेरे में क्या होती, जो आपका जो पॉलिस्टर और ऊन के कपड़े होते हैं, अगर आप अंधेरे कमरे में निकालते हैं तो आपको चटपट की ध्वनि भी सुनाई देती, और क्या सुनाई देता है, वहाँ चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती हैं। सन 1952 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। जो तड़ित है, इन्होंने क्या बताया, जो तड़ित है और जो हम अपने शरीर से वस्त्रों को उतारते हैं, वास्तव में एक ही परिघटना है, एक ही जैसी परिघटना है। परंतु इस तत्व के साकार होने से 200 वर्ष लगे। इस तत्व को साकार होने में कितने वर्ष लगे, 200 वर्ष लगे। जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन, इन्होंने क्या करा, 1752 में तो दर्शाया था। तो यह हमें सन याद रखनी है, 1752। और इस तत्व को साकार करने में कितना टाइम लगा, 2000 वर्ष लगे। वैज्ञानिक खोज बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। इसमें क्या है, जो वैज्ञानिक लोगों ने खोज की, इन्होंने बहुत लंबे समय तक कठिन परिश्रम किया, तब हमारी ये बहुत सारी इन्होंने खोजें की। अब हम विद्युत आवेश के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। जो क्या है, हम जो विद्युत आवेश होते हैं, इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे तड़ित किस प्रकार आकाश से किस प्रकार संबंधित होता है, उसके बारे में समझेंगे। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। क्या है, जो विद्युत आवेश होते हैं, उनकी प्रकृति को क्या करें, हम समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करेंगे। परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप एक प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते थे। आप क्या करते थे, प्लास्टिक का कोई वस्तु या कुछ भी ले लिया, तो आप अपने सूखे बाल हैं उसमें रगड़ते हैं, तो पैमाना कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता था। तो पैमाना क्या कर सकता था, छोटे छोटे, जैसे आपने पेन को अपने बालों से रगड़ा, फिर आप क्या करें, कागज़ के पास लेके जाएं तो क्या करेगा, कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाते तो क्या करेगा, पेन अपनी ओर उसे आकर्षित करेगा। रगड़ द्वारा आवेशन, जो रगड़ द्वारा आवेशन होता है वो कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। बॉल पेन की खाली रिफिल, जो हमने आपको समझाया, जो बॉल पेन होता है उसकी खाली रिफिल लीजिए, इसे तेज़ी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। जो आप क्या करें, जो बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए और उसे क्या करें, तेज़ी से पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ें, इसे कागज़ के छोटे से टुकड़ों के समीप लाएं। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से ना छुए। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके हाथों अथवा आपको हाथों को भी ना टच करे और किसी धातु की वस्तु को भी ना छुए। आपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे, रसों के, जो सरसों के दानों के साथ दोहराइए। आपको क्या करना है, पत्तियां लेनी हैं, भूसे लेने हैं, सरसों के दानों के साथ दोहराइए, अपने प्रक्षेपणों को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब हम प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं।
किन वस्तुओं को आवेशित, आपको याद रखना है, ये भी कुछ विद्युत आवेशित कर लेती हैं, जैसे उन वस्तुओं को आवेशित कहते हैं। जैसे इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी ली तो उसे क्या करते, सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब ये भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती। तो सूखी कंघी क्या कर लेती है, जो विद्युत आवेश होता है उसे अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं। जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आवेशित वस्तु कहते हैं। जो किसी वस्तु को अपनी ओर आवेशित कर लेती हैं तो आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया पॉलीथीन तथा बाल की आवेशित हो सकते हैं। जो रिफिल होती है उसे, और रिफिल तथा प्लास्टिक की जो कंघी आवेशित करने की प्रक्रिया क्या होती, पॉलीथीन तथा बाल पर आवेशित हो जाती है। आइए हम आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, रिफिल लेंगे, पॉलीथीन, ऊन लेंगे और उसे क्या करेंगे, रगड़ेंगे, उसे आवेशित करेंगे। जो हम पढ़ चुके हैं, गुब्बारा लेंगे, पॉलीथीन लेंगे और इसे आवेशित करके देखेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे। देखते हैं आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं। जो क्या हम इसमें पढ़ेंगे, जो आवेशों के प्रकार तथा उनकी अन्योन्य क्रियाएं क्या हैं। पहले इसमें हम क्रियाकलाप कर लेते हैं। 2 गुब्बारे फुलाइए। आप क्या करें, 2 गुब्बारे लें और उन्हें फुलाएं। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आपको गुब्बारे 2 लेने हैं और दूर दूर लटकाने हैं जो एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ना है और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, फिर आप क्या देखते हैं उसे महसूस करिए, देखिए, नोट करिए। समान आवेश एवं दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या है, एक समान जो आवेश होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएंगे। अब क्या करें, इसी क्रियाकलाप को हम जो बेकार पेन के रिफिल होते हैं उनके साथ दोहराएंगे। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास से रखिए और दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से क्या करें, जो समान आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए कि रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से ना छुए। आपको याद रखना है कि रिफिल का आवेशित सिरा जो है आपके हाथ से टच ना हो। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है, फिर आप उसे नोट करिए कि जो गिलास पर रखे रिफिल पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये दोनों रिफिलें एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। आपको नोट करना है कि ये दोनों वस्तुएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं या प्रतिकर्षित कर रही हैं। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप ऐसी आवेशित वस्तुओं को हम एक दूसरे के निकट लाते हैं कि जो उसी ही वस्तु से बनी हो। यदि भिन्न पदार्थों से बनी 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा, आइए हम पता लगाते हैं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़िए और फिर धीरे से गिलास पर रखिए। आपको क्या करना है, एक रबड़ जो रिफिल को लेने के बाद क्या करें, रगड़ेंगे, धीरे से गिलास में रखेंगे। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाएंगे। क्या करेंगे, जो फूला हुआ गुब्बारा है रिफिल के पास लाएंगे और इसका प्रक्षेपण कीजिए। और क्या करेंगे, इसका प्रक्षेपण करेंगे तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। क्या है, जो विपरीत आवेश होते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चीज़ हमको याद रखना है कि जो विपरीत आवेश होते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे विपरीत, इसमें क्या लास्ट में ता दिया, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या हमें करना है, एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहे हैं। और अगर समान आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे।
देखते हैं आगे। आइए प्रक्षेपणों का सारांश करें। ये आवेशित गुब्बारे से दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। जैसे एक आवेशित गुब्बारे से दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रिफिल से दूसरी आवेशित रिफिल को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। वस्तु आवेशित गुब्बारे से आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या है? क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेशों को दो प्रकार के होते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के हैं? आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको याद रखना, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमने बताया था आपको पहले कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जो असमान होते हैं, एक दूसरे से विपरीत होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे देख लेते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है। मान्यता के अनुसार जब रेशम के रगड़ने पर क्या होता है? जब हम रेशम को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ द्वारा, जो कांच की छड़ होती है उसके द्वारा अर्जित आवेश, जो कांच की छड़ क्या कर लेती? आवेश को अर्जित कर लेती है, उसी को हम धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के जो भी आवेश होते हैं उन्हें हम ऋणावेश कहते हैं। ये देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका ये अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणात्मक होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। क्या रगड़ने पर जो क्या उत्पन्न विद्युत आवेश कैसे होते हैं? स्थैतिक होते हैं। ये स्वयं गति नहीं करते। क्या करते हैं? स्वयं गति नहीं करते, हमें इन पे बल लगाना पड़ता है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बहने लगती है। जब आवेश दोनों गति करने लगते हैं तो क्या होता है? उस पर विद्युत धारा बहने लगती है। आप कक्षा 6 से विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली ये विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। देखते हैं आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण क्या है? गुब्बारे क्या मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें से एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप छुआई जा सके। तो क्या इस जो चित्र हमारा दिया गया उसके अनुसार हमें क्या करना है? पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमीनियम की पन्नी की लगभग क्या है? 4 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियाँ लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि ये गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रक्षेपण कीजिए। क्या होता है? ये पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग ये पहचान करने के लिए कह सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित अथवा नहीं है? क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं? इसमें हम देख लेते हैं। जैसा हमें बताया गया वैसा इसमें इसे कर रहा है। तो क्या है? सरल विद्युत दर्शी है। क्या है? सरल विद्युत दर्शी है। एल्यूमीनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं।
याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। आपको याद रखना है कि जो धातुएं होती हैं विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आपको नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है कि हमारा यहाँ से जो समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग ये परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित अथवा नहीं है, आवेशित है अथवा नहीं है। इसे है हम युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। जब क्या करते हैं हम किसी इस प्रकार की युक्ति का उपयोग ये परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित या जब समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। क्या होता है जब आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, तो क्या होता है ये फैल जाती हैं। इस प्रकार की उक्ति का हम उपयोग का परीक्षण करते हैं। तो इस क्रिया परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार हमें ये ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराएंगे। ये हर बार आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण ये है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी पर चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंकरण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात हमें बचाने के लिए विभिन्न भूसंकरण की व्यवस्था की जाती है। तो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तड़ित की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो तड़ित है उसकी कहानी क्या है। और यहाँ पे हमारा इतना ही रहेगा, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इस टॉपिक के साथ, जो तड़ित की कहानी, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।